काम की बात में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी यानी रणनीति पर। यह शब्द बिजनेस की दुनिया में सुना तो बहुत जाता है, पर क्या हम इसे सही मायने में समझते हैं? हाँ, ये एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल बहुत होता है, लेकिन शायद मतलब हमेशा साफ नहीं होता। बिल्कुल। तो आज का सवाल यही है, ये रणनीति आखिर है क्या चीज? लोग इसे लेकर क्या आम गलतियां करते हैं? और सबसे जरूरी, आज या कल के बिजनेस लीडर्स इसके बारे में असरदार ढंग से कैसे सोच सकते हैं? हाँ, और आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये कई जाने-माने रणनीति एक्सपर्ट्स जैसे माइकल पॉटर, कैम्बल और अलेक्जेंडर, मार्कीज, वर्म्यूलन, केनी, मार्टिन, जेंगर, लैंग और विटिंगटन, इनके विचारों और लेखों पर आधारित है। हमने कोशिश की है कि उनके काम से जो सबसे जरूरी बातें हैं, वो निकालकर आपके सामने रखें। हमारा मकसद यही है कि रणनीति की जो जटिलताएं हैं उन्हें खोलें, सिर्फ भारी भरकम शब्द जाल या लंबी चौड़ी प्लानिंग डॉक्यूमेंट से आगे जाकर देखें। बिल्कुल। असल में समझना है कि एक कामयाब रणनीति बनती कैसे है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो आज बिजनेस संभाल रहे हैं या भविष्य में संभालने वाले हैं। चलिए शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प किस्से से करते हैं। टॉम पीटर्स, जो मैनेजमेंट गुरु हैं, उन्होंने एक बार $100 का चैलेंज रखा था। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। उन्होंने कहा था कि वो पहले मैनेजर को $100 देंगे जो ये साबित कर दे कि कोई कामयाब रणनीति सिर्फ प्लानिंग की प्रक्रिया से निकली हो। और मजे की बात ये है, जैसा कैम्बल और अलेक्जेंडर बताते हैं, पीटर्स को वो $100 कभी देने ही नहीं पड़े। कमाल है, मतलब कोई साबित ही नहीं कर पाया। हाँ, और ये किस्सा सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करता है कि रणनीति और योजना, इन दोनों को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, जबकि ये अलग है। बिल्कुल, और यहीं से शायद हमें बात शुरू करनी चाहिए। सबसे आम गलतफहमी ही यही है। रणनीति को अक्सर लोग मंजिल, गोल्स या मकसद, ऑब्जेक्टिव्स या बस करने वाले कामों की लिस्ट समझ लेते हैं। हाँ, कई एक्सपर्ट्स जैसे केनी, वर्म्यूलन, मार्केट्स, मार्टिन सब इसी बात पर जोर देते हैं। रोजर मार्टिन तो यहाँ तक कहते हैं कि कई बार जिन्हें हम स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं ना, वो असल में बजट ही होते हैं, बस उन पर कुछ अच्छे अच्छे शब्द चिपका दिए जाते हैं। सही कहा। जैसे वर्म्यूलन का वो उदाहरण था, हम हर मार्केट में नंबर 1 या 2 बनेंगे। सुनने में तो बड़ा दमदार लगता है। हाँ, बिल्कुल दमदार लगता है, पर ये एक मंजिल है, एक लक्ष्य है, ये रणनीति नहीं है। रणनीति तो ये बताती है कि आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे। अच्छा, तो ये फर्क समझना क्यों जरूरी है? देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मंजिल आपको बताती है कि आप क्या नतीजा चाहते हैं, पर रणनीति ये तय करती है कि आप उसे कैसे हासिल करेंगे। ये फर्क बहुत अहम है। रणनीति सिर्फ अच्छी अच्छी बातें या आकांक्षाएं नहीं है, जैसे हम अक्सर एनुअल रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं, हम ऑपरेशनल एक्सीलेंस हासिल करेंगे या हम ग्राहकों के साथ जीतेंगे। हाँ, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर मार्केट्स कहते हैं कि इनसे कर्मचारियों को कोई साफ दिशा नहीं मिलती। उन्हें समझ नहीं आता कि रोजमर्रा के काम में उन्हें क्या अलग करना है। अच्छा। मार्केट्स का वो शोध तो चौंकाने वाला था। उन्होंने पाया कि अच्छी खासी कंपनियों में भी जहां लगता था कि रणनीति साफ है, सिर्फ 29 से 35% कर्मचारियों को ही असल में पता था कि उनकी कंपनी की रणनीति क्या है। सोचिए, मतलब 2/3 से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं। इससे साफ है कि सिर्फ रणनीति बना लेना काफी नहीं है। उसे ठीक से समझाना और ये बताना कि क्या ठोस फैसले लिए गए हैं, ये भी उतना ही जरूरी है। तो फिर सच्ची रणनीति क्या है, अगर ये सिर्फ लक्ष्य या योजना नहीं है? हाँ, तो यहाँ पर पोटर, वर्म्यूलेन, मार्केट्स जैसे कई विशेषज्ञ एक बात पर जोर देते हैं। सच्ची रणनीति का मतलब है साफ तौर पर चुनाव करना। चुनाव करना? हाँ, चुनना, ये तय करना कि कंपनी क्या करेगी, और उतना ही जरूरी ये भी तय करना कि कंपनी क्या नहीं करेगी। अच्छा, ये क्या नहीं करेगी वाला हिस्सा जरूरी है। बहुत जरूरी। वर्म्यूलेन ने हॉर्नबी रेलवेज का उदाहरण दिया था। वो कंपनी बिल्कुल डूबने वाली थी। हाँ, वो मॉडल ट्रेन वाली कंपनी। वही तो नए सीईओ आए और उन्होंने एक साफ रणनीति बनाई। अब वो बच्चों के खिलौने नहीं, बल्कि एकदम सटीक स्केल मॉडल बनाएंगे। उनका फोकस बच्चों पर नहीं, बल्कि बड़े उम्र के कलेक्टर्स पर होगा, और वो पुरानी यादों, नॉस्टैल्जिया को भुनाएंगे। तो ये थे उनके चुनाव। उन्होंने चुना कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर तय किया कि वो बच्चों के खिलौने वाले मार्केट में नहीं रहेंगे, और नतीजा जबरदस्त, कंपनी के शेयर आसमान छू गए। लेकिन बाद में शायद वो भटक गए थे।
हाँ, वो म्यूलन बताते हैं कि बाद में जब हॉर्नबी ने ये फोकस छोड़ा और फिर से सब कुछ करने की कोशिश की तो कंपनी फिर मुश्किल में पड़ गई। ये दिखाता है कि रणनीति में चुने हुए रास्ते पर टिके रहना कितना जरूरी है। तो ठीक है, रणनीति मतलब चुनाव करना, पर इसका असली मतलब क्या है, मतलब बिजनेस के लिहाज से? यहाँ माइकल पोर्टर का काम बहुत अहम हो जाता है। हाँ, पोर्टर का काम रणनीति को समझने के लिए बुनियाद की तरह है। वो रणनीति को कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि रणनीति का मतलब है एक अनोखी और कीमती जगह बनाना। अनोखी और कीमती जगह। हाँ, और ये जगह आप दो तरह से बना सकते हैं, या तो अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग काम करके या फिर उन्हीं जैसे कामों को अलग ढंग से करके। अच्छा। और इसी से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी दूसरों पर बढ़त मिलती है। आप या तो ग्राहक को ज्यादा वैल्यू दे पाते हैं या फिर कम लागत पर वही वैल्यू दे पाते हैं। पोर्टर कहते हैं कि कंपनी जो भी अलग अलग काम करती है वही इस बढ़त की बुनियाद है। इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। साउथ वेस्ट एयरलाइंस का उदाहरण क्लासिक है। हाँ, वो कम कीमत वाली एयरलाइन। बिल्कुल। अब वो बाकी बड़ी फुल सर्विस एयरलाइन से कैसे अलग है? उन्होंने कम लागत और एक शहर से दूसरे शहर सीधी उड़ान पर फोकस किया और उनके सारे काम इसी रणनीति के हिसाब से ढले हुए हैं। जैसे वो बड़े भीड़ वाले एयरपोर्ट से बचते हैं, वो उड़ानों में खाना नहीं देते। हाँ, ये तो पता है। गेट पर उनका टर्न अराउंड टाइम बहुत तेज होता है, शायद सिर्फ 15-20 मिनट। और उनके पास एक ही तरह के जहाज हैं, सिर्फ बोइंग 737। अच्छा, एक ही तरह के जहाज, क्यों? इससे रखरखाव आसान और सस्ता हो जाता है, ट्रेनिंग आसान हो जाती है। तो ये सारे काम मिलकर उन्हें कम लागत और सुविधा वाली एक अनोखी जगह देते हैं जिसकी नकल करना दूसरों के लिए मुश्किल है। बिल्कुल। और आइकिया का उदाहरण भी ऐसा ही है। हाँ, आइकिया का मॉडल भी पारंपरिक फर्नीचर स्टोर से एकदम अलग है। आप खुद सामान उठाते हैं, घर ले जाकर खुद जोड़ते हैं। हाँ, वो DIY वाला फंडा। बिल्कुल। कम दाम पर जोर, लेकिन साथ ही कुछ अनोखी चीजें भी हैं, जैसे स्टोर में बच्चों की खेलने की जगह या कैफे। ये सब मिलकर युवा, बजट का ध्यान रखने वाले खरीदारों के लिए एक खास पेशकश बनाते हैं। वो सर्विस के बदले कम कीमत देने को तैयार है। तो पोर्टर ये भी बताते हैं कि ऐसी रणनीतिक जगहें बनती कैसे हैं, मतलब इनके स्रोत क्या हैं? हाँ, वो 3 मुख्य स्रोतों की बात करते हैं। पहला है वैरायटी आधारित पोजीशनिंग। इसमें कंपनी किसी इंडस्ट्री के कुछ खास प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पर ही फोकस करती है, पूरे दायरे पर नहीं। जैसे जिफी ल्यूब का उदाहरण है। वो सिर्फ गाड़ियों में लुब्रिकेंट्स यानी तेल बदलने का काम करते हैं। वो बाकी मरम्मत या दूसरी सर्विसेज नहीं देते। उनका फोकस सिर्फ एक वैरायटी पर है। ठीक है। और दूसरा है जरूरत आधारित पोजीशनिंग। इसमें आप किसी खास ग्राहक समूह की ज्यादातर जरूरतें पूरी करने पर ध्यान देते हैं। जैसे आइकिया का उदाहरण हमने लिया, वो युवा बजट वाले खरीदारों की घर सजाने से जुड़ी लगभग हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करता है। यहाँ अहम बात यह है, पोर्टर कहते हैं कि इन जरूरतों को असरदार ढंग से पूरा करने के लिए आपके काम करने का तरीका, आपकी गतिविधियां दूसरों से अलग होनी चाहिए। सिर्फ ग्राहक समूह चुन लेना काफी नहीं है। समझ गया। और तीसरा है पहुंच आधारित एक्सेस बेस्ड पोजीशनिंग। इसमें आप उन ग्राहकों को अलग करते हैं जिन तक पहुंचने का तरीका अलग हो, भले ही उनकी जरूरतें मिलती जुलती हों। इसका कोई उदाहरण? जैसे कार्माइक्स सिनेमास का उदाहरण दिया जाता है। वो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में कम लागत वाले सिनेमा थिएटर चलाते हैं, जहां बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन्स शायद नहीं जाती। तो उनकी पहुंच का तरीका ही उन्हें अलग बनाता है और उन्हें अलग तरह से ऑपरेट करने का मौका देता है। तो ये 3 तरीके हैं एक अनोखी जगह बनाने के। लेकिन आपने कहा था कि चुनाव करना जरूरी है। हाँ। पोर्टर इस पर क्या कहते हैं? हाँ, पोर्टर इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी पोजीशन बनाने और बनाए रखने के लिए समझौते, ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं। ट्रेड ऑफ्स यानी कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब यही है, आप सबके लिए सब कुछ नहीं बन सकते, आपको चुनना होगा। पोर्टर तो कहते हैं कि रणनीति असल में ये चुनना है कि क्या नहीं करना है। ये ट्रेड ऑफ इतने जरूरी क्यों हैं? क्या कंपनियां कोशिश नहीं कर सकती कि दोनों तरफ का फायदा उठा लें, मतलब कम लागत भी और प्रीमियम सर्विस भी? कोशिश तो करती हैं कंपनियां। पोर्टर इसे स्ट्रैडलिंग कहते हैं, यानी 2 अलग अलग रणनीतिक पोजीशंस के बीच खड़े होने की कोशिश करना। लेकिन वो कहते हैं कि ये अक्सर नाकामयाब रहता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस का कॉन्टिनेंटल लाइट शुरू करने का किस्सा बहुत मशहूर है। वो एक फुल सर्विस एयरलाइन थे। हाँ।
और उन्होंने साउथवेस्ट की नकल करके एक कम लागत वाली सर्विस शुरू करने की कोशिश की अपनी मेन एयरलाइन के साथ साथ। नतीजा, भारी नुकसान हुआ। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप एक ही समय में दो बिल्कुल अलग तरीकों से काम नहीं कर सकते। एक तरफ फुल सर्विस के लिए आपको ट्रैवल एजेंट चाहिए, अलग अलग तरह के जहाज चाहिए, सामान ट्रांसफर का इंतजाम चाहिए। दूसरी तरफ कम लागत वाले मॉडल में ये सब चीजें रुकावट बनती हैं। अब दोनों को एक साथ ठीक से नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये समझौते जरूरी क्यों हो जाते हैं? पोर्टर इसकी क्या वजह बताते हैं? वो 3 मुख्य वजह बताते हैं। पहली, आपकी छवि या पहचान इमेज में टकराव हो सकता है। जैसे न्यूट्रोजीना साबुन अपनी त्वचा के लिए सौम्य वाली छवि बनाए रखना चाहता था, इसलिए उन्होंने सुपरमार्केट में बेचने या भारी डिस्काउंट देने से परहेज किया। अगर वो ऐसा करते तो उनकी प्रीमियम छवि खराब होती। सही बात है। दूसरी वजह है आपके काम करने के तरीकों, एक्टिविटीज में ही विरोधाभास हो सकता है। अलग अलग रणनीतिक पोजीशंस के लिए अक्सर अलग तरह की मशीनें, अलग हुनर वाले लोग, अलग मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है। अब एक ही सिस्टम से दोनों काम नहीं कर सकते। ठीक है। और तीसरी वजह है अंदरूनी तालमेल और कंट्रोल की सीमाएं। जब आप सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो कंपनी के अंदर भ्रम फैलता है। कर्मचारियों को समझ नहीं आता कि प्राथमिकता क्या है, मैनेजमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो मतलब रणनीति सिर्फ सही काम चुनना नहीं है, बल्कि उन कामों को आपस में जोड़ना भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत ही जरूरी बात है। पोर्टर इसे फिट कहते हैं। फिट? हाँ, फिट यानी आपके सारे चुने हुए काम एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, एक दूसरे को कैसे मजबूत करते हैं। फिट ही वो चीज है जो रणनीति को असली ताकत देती है और उसकी नकल करना बहुत मुश्किल बना देती है। अच्छा, जैसे साउथवेस्ट वाले उदाहरण में। हाँ बिल्कुल, साउथवेस्ट का खाना ना उनके तेज टर्नअराउंड में मदद करता है। तेज टर्नअराउंड से उनके जहाज ज्यादा उड़ाने भर पाते हैं। एक ही तरह के जहाज होने से रखरखाव आसान होता है। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। ये सिर्फ अलग अलग अच्छी चीजें नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। तो ये फिट कैसे काम करता है? क्या इसके भी कुछ अलग अलग लेवल होते हैं? हाँ, पोर्टर मोटे तौर पर 3 लेवल बताते हैं फिट के। पहला लेवल है सिंपल कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है कि आपकी सारी गतिविधियां आपकी ओवरऑल रणनीति से मेल खाती हों। जैसे अगर आपकी रणनीति कम लागत वाली है तो आपके सारे काम उसी दिशा में होने चाहिए। ठीक है। दूसरा लेवल है रीइंफोर्सिंग एक्टिविटीज। यहाँ एक गतिविधि दूसरी को और मजबूत करती है। जैसे न्यूट्रोजीना का होटल्स में साबुन देना और डॉक्टर्स के जरिए मार्केटिंग करना, ये दोनों मिलकर उनकी प्रीमियम मेडिकल छवि को मजबूत करते थे। और तीसरा लेवल है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एफर्ट। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एफर्ट। यहाँ अलग अलग कामों के बीच तालमेल से लागत कम होती है या मेहनत बचती है। जैसे गैप का अपने स्टोर्स में इन्वेंट्री को बार बार रीस्टॉक करने का सिस्टम, इससे उन्हें हर स्टोर में कम माल रखना पड़ता है। तो ये फिट ही रणनीति को टिकाऊ बनाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पूरे जुड़े हुए सिस्टम की नकल करना किसी एक हिस्से या एक गतिविधि की नकल करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। कोई आपकी एक दो चीजें तो कॉपी कर सकता है, लेकिन पूरे इंटरलॉक्ड सिस्टम को कॉपी करना लगभग नामुमकिन होता है। और पोर्टर शायद ये भी कहते हैं कि इस फिट को बनाने और मजबूत करने के लिए वक्त लगता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। पोर्टर कहते हैं कि रणनीति में लंबे समय तक टिके रहने की जरूरत होती है। शायद 10 साल या उससे भी ज्यादा का नजरिया चाहिए होता है। अगर आप हर साल अपनी रणनीति बदलते रहेंगे तो ये फिट कभी बन ही नहीं पाएगा, ये गहरा जुड़ाव पैदा ही नहीं होगा। तो हमने समझा कि एक अच्छी रणनीति क्या होती है। एक अनोखी पोजीशन, साफ चुनाव और समझौते, और कामों के बीच एक मजबूत फिट। सुनने में तो ये सब काफी सीधा लगता है। हाँ, लगता तो है। पर असलियत में कंपनियां अक्सर क्यों भटक जाती हैं? क्यों इतनी सारी रणनीतियां फेल हो जाती हैं? या असल में वो रणनीतियां होती ही नहीं? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है और हमारे स्रोत इस पर कई वजह बताते हैं। कैंपवेल और अलेक्जेंडर एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं, मकसद को लेकर भ्रम। मकसद को लेकर भ्रम? हाँ, वो कहते हैं कि कंपनियां अक्सर संगठन के असली मकसद, पर्पस, यानी वो क्यों मौजूद है, उसका अस्तित्व क्यों है, और बाधाओं, कंस्ट्रेंट्स, यानी टिके रहने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, जैसे शेयर होल्डर को खुश रखना, मुनाफा कमाना, इनके बीच उलझ जाती हैं। अच्छा। उनका तर्क है कि शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाना या मुनाफा कमाना ये कंपनी का मकसद नहीं है। ये तो टिके रहने की शर्तें हैं, बाधाएं हैं जिन्हें पार करना ही होगा। अगर आप अपने शेयर होल्डर, ग्राहक, कर्मचारियों को कम से कम उतना नहीं देंगे जितना आपके प्रतिस्पर्धी दे रहे,
तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। ये तो बस खेल में बने रहने का नियम है। तो मकसद इससे कुछ ज्यादा होना चाहिए। हाँ, मकसद को ज्यादा होना चाहिए। वो चीज जो कंपनी को एक दिशा दे, एक फोकस दे। जैसे उन्होंने द बॉडी शॉप का उदाहरण दिया था। उनका मकसद था ऐसे कॉस्मेटिक्स बनाना जिनसे जानवरों को नुकसान ना हो। ये एक साफ मकसद था जो उनके हर फैसले को गाइड करता था। दिलचस्प है। हाँ। और प्लानिंग प्रोसेस को लेकर भी कुछ भ्रम की बात थी। हाँ, बिल्कुल। कैंपबेल, अलेक्जेंडर और मार्टिन तीनों ही योजना बनाने के भ्रम यानी प्लानिंग कंफ्यूजन पर जोर देते हैं। जैसा हमने टॉम पीटर्स वाले किस्से में देखा, सिर्फ योजना बनाने की प्रक्रिया से ही जरूरी नहीं कि रणनीतिक समझ पैदा हो। कैंपबेल और अलेक्जेंडर कहते हैं कि ये समझ, ये इंसाइट्स अक्सर ऑपरेशन से, काम करने से, प्रयोग करने से, जमीनी हकीकत से आती है, सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर लंबी चौड़ी योजनाएं बनाने से नहीं। योजना बनाना और रणनीति बनाना एक ही बात नहीं है। योजना रणनीति का नतीजा हो सकती है, पर योजना बनाने की प्रक्रिया खुद रणनीति नहीं है। और माइकल पोर्टर ने एक और बहुत बड़ी गलती बताई थी ना। हाँ, पोर्टर एक बहुत आम गलती की तरफ इशारा करते हैं। ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, OE, को ही रणनीति समझ लेना। OE मतलब? OE का मतलब है वही काम करना जो आपके प्रतिस्पर्धी कर रहे हैं, पर उनसे बेहतर करना। जैसे क्वालिटी सुधारना, लागत कम करना, चीजों को ज्यादा तेजी से करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाना। तो इसमें क्या बुराई है? ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है और जरूरी भी है। पोर्टर कहते हैं कि OE जरूरी है, पर यह रणनीति का विकल्प नहीं है। दिक्कत यह है कि OE के तरीके जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM या बेंचमार्किंग, ये सब बहुत जल्दी कॉपी हो जाते हैं। अच्छा। जब हर कोई एक ही जैसी बेस्ट प्रैक्टिस अपनाने लगता है तो क्या होता है? सब एक जैसे दिखने लगते हैं। इसे पोर्टर प्रतिस्पर्धी एकरूपता कहते हैं। इससे पूरी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी तो शायद बढ़ जाती है, लेकिन फायदा किसी एक कंपनी को नहीं मिलता, क्योंकि जब सब एक जैसे हो जाते हैं तो मुकाबला सिर्फ कीमत पर आकर टिक जाता है और मुनाफा कम हो जाता है। पोर्टर ने जापानी कंपनियों का उदाहरण दिया था कि कैसे वो OE में माहिर होने के बावजूद लंबे समय तक कम मुनाफे से जूझते रहे। तो असली रणनीति अलग होने में है, सिर्फ बेहतर होने में नहीं। एग्जैक्टली। रणनीति का मतलब है जानबूझकर अलग होना, एक अनोखी जगह बनाना। सिर्फ रेस में तेज दौड़ना काफी नहीं है, आपको एक अलग रेस चुननी पड़ सकती है। और एक चीज जो हमने पहले भी बात की थी, वो चुनाव करने से बचना। हाँ, वो भी एक बड़ी वजह है रणनीतियों के फेल होने की। चुनाव करने में नाकामी, फेलियर टू चूज। जैसा हमने कहा, रणनीति में समझौते करने पड़ते हैं। ये चुनना पड़ता है कि क्या नहीं करना है। पर पोर्टर बताते हैं कि कई कंपनियां ये मुश्किल चुनाव करने से बचती हैं। क्यों? शायद डर लगता है कि कोई ग्राहक नाराज ना हो जाए, या फिर बढ़ने का लालच होता है, लगता है कि हर सेगमेंट में घुस जाए, या फिर ग्राहक ही भगवान है, इस बात का गलत मतलब निकाल लिया जाता है। हाँ, हर ग्राहक को खुश करने की कोशिश। बिल्कुल। और इस चक्कर में वो किसी भी एक दिशा में ठीक से फोकस नहीं कर पाती। वो सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश करती हैं और अंत में किसी के लिए भी कुछ खास नहीं बन पाती। इसी को शायद ग्रोथ ट्रैप कहते हैं। हाँ, ये ग्रोथ ट्रैप का हिस्सा है। पोर्टर मेटैक का उदाहरण देते हैं। वो अपनी बेहद भरोसेमंद वॉशिंग मशीन के लिए जानी जाती थी। ये उनकी खासियत थी। हाँ, सुना है। पर फिर उन पर दबाव आया कि पूरी रेंज बेचो, फ्रिज, डिशवॉशर, सब कुछ। उन्होंने दूसरी कंपनियां खरीदी, पर इस चक्कर में उनकी वो जो मुख्य पहचान थी वो धुंधली पड़ गई। उनकी रणनीति कमजोर हो गई। विकास के लिए रणनीति को कमजोर करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए रणनीति बन भी गई, चुनाव भी कर लिए, फिट भी हैं, पर फिर भी लागू करने में दिक्कतें आती हैं। हाँ, बिल्कुल आती हैं। फ्रीक व म्यूलन इसी पर ध्यान खींचते हैं। लागू करने की दिक्कतें, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। एक आम गलती वो बताते हैं कि कंपनियां रणनीति लागू करने को पूरी तरह ऊपर से नीचे, टॉप डाउन का काम समझती हैं। मतलब टॉप मैनेजमेंट ने रणनीति बना दी, अब नीचे वालों का काम है बस उसे लागू करना। वर्म्यूलन कहते हैं कि ये तरीका अक्सर काम नहीं करता। कामयाब कंपनियां ऊपर से तय दिशा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट तो देती हैं, लेकिन साथ ही नीचे से आने वाले आइडिया और प्रयोगों, बॉटम अप एक्सपेरिमेंटेशन को भी बढ़ावा देती हैं। कर्मचारियों को एक तय दायरे में रहकर पहल करने की, नई चीजें आजमाने की छूट मिलनी चाहिए। मतलब बॉटम अप इनपुट भी जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। दूसरी बड़ी दिक्कत है बदलाव का विरोध। लोग आदतों के गुलाम होते हैं।
नई रणनीति का मतलब है पुराने तरीके छोड़ना, नई आदतें डालना, जो मुश्किल होता है। सही बात है। और वर्म्यूलिन एक और जरूरी बात कहते हैं, सिर्फ ये बताना काफी नहीं है कि क्या चुनाव किए गए हैं, ये समझाना भी जरूरी है कि उन चुनावों के पीछे तर्क, रैशनल क्या है। जब लोग समझेंगे कि कोई फैसला क्यों लिया गया है तो उसे अपनाने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये तो हुई कुछ आम गलतियां जो कंपनियों को रणनीति के रास्ते से भटका देती हैं। हाँ, लेकिन रणनीति की सोच भी तो स्थिर नहीं है ना? वक्त के साथ इसमें भी नए नजरिए जुड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दुनिया बदल रही है तो रणनीति की सोच भी विकसित हो रही है। टॉड ज़ेंगर कॉर्पोरेट थ्योरी का एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। कॉर्पोरेट थ्योरी? हाँ, ये क्या है? ज़ेंगर कहते हैं कि सिर्फ आज की एक अच्छी रणनीति या पोजीशन होना काफी नहीं है। कंपनियों के पास, खासकर बड़ी कंपनियों के पास, वैल्यू बनाने का एक बुनियादी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए, एक तरह का गाइडिंग फलसफा जो उनके भविष्य के बड़े फैसलों का मार्गदर्शन कर सके। जैसे कि कंपनी को नए बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं, अगर जाना चाहिए तो किस तरह के बिजनेस में, दुनिया भर में फैलना चाहिए या अपने मौजूदा बाजारों में ही और गहरा जाना चाहिए। ज़ेंगर कहते हैं कि एप्पल, गूगल, अमेज़न जैसी कंपनियों के पास अपनी अलग अलग कॉर्पोरेट थ्योरी हैं जो उनके ऐसे बड़े फैसलों को गाइड करती हैं। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट या मार्केट की रणनीति से बढ़कर है। ये तो काफी गहरा विचार है। और लैंगन विटिंगटन का ब्रॉड व्यू क्या था? हाँ, ट्रूडी लैंग और रिचर्ड विटिंगटन भी आज के अनिश्चित माहौल को देखते हुए एक नए नजरिए की बात करते हैं, व्यापक नजरिए वाली रणनीति। व्यापक नजरिया? हाँ, वो कहते हैं कि पारंपरिक रणनीति अक्सर लॉन्ग व्यू यानी दूर का सोचने पर जोर देती है, लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ दूर का सोचना काफी नहीं है। आपको अपना दायरा बढ़ाकर यानी ब्रॉड व्यू लेकर सोचना होगा। और इसके लिए वो क्या करने को कहते हैं? वो 3 मुख्य बातों पर जोर देते हैं। पहला, सिर्फ अपने इंडस्ट्री सेक्टर पर ध्यान मत दो, पूरे इकोसिस्टम या सिस्टम्स पर ध्यान दो। देखो कि अलग अलग तरह के खिलाड़ी, सप्लायर, पार्टनर, ग्राहक, यहाँ तक कि रेगुलेटर भी मिलकर वैल्यू कैसे बना रहे हैं या बना सकते हैं। अच्छा, सिस्टम थिंकिंग। बिल्कुल। दूसरा, सिर्फ एक भविष्य की भविष्यवाणी पर निर्भर मत रहो, अलग अलग संभावित परिदृश्यों, सिनारियोज के बारे में सोचो। दुनिया कैसे बदल सकती है और उन अलग अलग हालात में आपकी रणनीति क्या होगी, इससे आप ज्यादा तैयार रहेंगे। और तीसरा, सिर्फ एक विस्तृत प्लान मत बनाओ, प्ले बुक्स तैयार रखो। प्लेबुक का मतलब है अलग अलग हालात के लिए पहले से सोची हुई कुछ रणनीतिक चालें या कदम, जैसे शतरंज में होता है। इससे आप बदलते माहौल में ज्यादा तेजी से और लचीलेपन के साथ प्रतिक्रिया दे पाएंगे। तो ये नए विचार जैसे कॉर्पोरेट थ्योरी या ब्रॉड व्यू, ये पोर्टर की मूल बातों को नकारते नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से ये उन्हें नकारते नहीं, बल्कि आज के ज्यादा जटिल और तेजी से बदलते माहौल के हिसाब से उन्हें और आगे बढ़ाते हैं। ये अनुकूलनशीलता, सिस्टम की समझ और अनिश्चितता से निपटने पर ज्यादा जोर देते हैं। पोर्टर के जो मूल सिद्धांत हैं, चुनाव करना, समझौते करना, फिट बनाना, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, लेकिन इन नए विचारों से हमें उन्हें लागू करने के लिए और बेहतर तरीके मिलते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हमने सबसे पहले तो यही समझा कि रणनीति सिर्फ लक्ष्य तय करना या योजना बनाना भर नहीं है, उतना ही जरूरी क्या नहीं करना है। बिल्कुल। और इन चुनावों के साथ अक्सर मुश्किल समझौते, ट्रेड ऑफ्स जुड़े होते हैं। आप सब कुछ एक साथ नहीं पा सकते। फिर हमने फिट की बात की कि रणनीति सिर्फ अलग अलग अच्छे काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन कामों को आपस में कैसे जोड़ा जाए, कैसे एक दूसरे को मजबूत बनाया जाए, ताकि एक टिकाऊ सिस्टम बने जिसकी नकल करना मुश्किल हो। हाँ, वो फिट बहुत जरूरी है। और हमने ये भी देखा कि कंपनियां क्या आम गलतियां करती हैं, जैसे ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को ही रणनीति समझ लेना, या फिर बढ़ने के लालच में अपनी रणनीति और अपनी खासियत को ही कमजोर कर देना, वो ग्रोथ ट्रैप। और मकसद, पर्पस और बाधाओं, कंस्ट्रेंट्स के बीच का भ्रम, या फिर ये सोचना कि सिर्फ प्लानिंग करने से ही रणनीति बन जाएगी। और आखिर में हमने कुछ नए उभरते हुए विचारों पर भी बात की। हाँ, जैसे एक मार्गदर्शक कॉर्पोरेट थ्योरी का होना, या फिर लैंग और विटिंगटन का व्यापक नजरिया अपनाना, सिस्टम को समझना, परिदृश्यों के बारे में सोचना और योजनाओं की जगह प्लेबुक का इस्तेमाल करना, ताकि हम ज्यादा अनुकूलनशील बन सकें। और एक बात जो शायद सबके पीछे है वो है लीडरशिप,
जैसा पोर्टर ने भी कहा था। हाँ, अंत में रणनीति के लिए लीडरशिप चाहिए। ऐसे लीडर्स चाहिए जो मुश्किल चुनाव करने का साहस रखते हों, जो ट्रेड ऑफ करने से डरते ना हों और जो चुने हुए रास्ते पर अनुशासन बनाए रख सकें। बिल्कुल। तो ये थी रणनीति पर हमारी आज की चर्चा। और अब जाते जाते हम श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। क्या सबसे जरूरी रणनीति वो कोई एक पक्का प्लान है जो हम बनाते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि असली और सबसे जरूरी रणनीति वो प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई संगठन लगातार नई समझ हासिल करता रहता है, अपने चुनावों को बेहतर बनाता रहता है और अपने अंदरूनी तालमेल और फिट को बनाए रखता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रणनीति मंजिल से ज्यादा सफर का नाम है? ये सोचने वाली बात है। क्या रणनीति एक चीज है या एक तरीका है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे काम की बात में।